ब्राह्मणों ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई तथा जाति की संरचना कर ली? यह एक दूसरा प्रश्न है जिस पर फिर कभी विचार किया जाएगा, लेकिन इस रीति नीति पर कड़ाई से पालन और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल से इस प्रथा का कड़ाई से अमल यह साबित करता है कि वही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता है। उसने साधनों से इसकी नींव डाली और इसे जीवित रखने में सहायता की। तो अब मैं अपने लेखन के तीसरे भाग पर आ पहुंचा हूं। मेरे लेखन के तीसरे भाग का संबंध पूरे भारत में जात पात के उद्भव और विस्तार से है। मुझे जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है कि देश के अन्य गैर ब्राह्मण समुदायों में यह प्रथा किस प्रकार फैली। इसके प्रश्न के उत्तर में मेरा मानना है कि पूरे भारत में जाति प्रथा के प्रचलन से अधिक कष्टदायक इसके उद्भव का प्रश्न है। जैसा कि मेरा मानना है कि इसकी मुख्य वजह यह है कि इसका विस्तार तथा सूत्रपात दो अलग अलग तरह की बातें नहीं है। विद्वान इस बात पर सहमत है कि जाति प्रथा या तो भोले भाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुलम्मा चढ़ाकर थोप दी या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के अधीन पनपती रही। मैं सबसे पहले भारत के विधि निर्माता के बारे में बताना चाहूंगा। सभी देशों में उसके विधि निर्माता होते हैं जिन्हें अवतार कहा जाता है, जिससे कि आपातकाल में पापी समाज को एक सही दिशा मिल सके। यही विधि निर्माता कानून तथा नैतिकता की स्थापना करते हैं। विधि निर्माता के रूप में अगर भारत में मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वह एक ढीठ व्यक्ति रहा होगा। अगर इस बात में सच्चाई है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की हो तो मैं यह कह सकता हूँ कि वह दुस्साहसी व्यक्ति था और जिस मानवता ने उसके विधान को शिरोधार्य किया वह वर्तमान काल की मानवता से अलग थी। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जाति विधान की संरचना की गई, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मनु ने ऐसे किसी विधान की रचना नहीं की। एक वर्ण को इतना रसातल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया। अगर वह क्रूर ना होता जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला तो वह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इस प्रकार के अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता जो उसकी व्यवस्था में साफ साफ दिखाई देता है। मनु के विषय के बारे में मैं कठोर लगता हूँ, लेकिन यह सही है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान है जैसे जीवित है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि वह हमेशा जीवित रह सकेगा। एक और बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया और ना वह ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पहले की विद्यमान थी। मनु तो केवल उसका पोशाक था, अतएव उसने उसे एक दर्शन का रूप लिया। लेकिन निश्चित रूप से हिंदू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सका। मनु ने प्रचलित जाति प्रथा को संहिता का रूप देते हुए जाति धर्म का प्रचार किया। जाति प्रथा का विस्तार तथा उसकी दृढ़ता इतनी बढ़ी है कि एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता। यह सिद्धांत तर्क में है कि ब्राह्मणों ने जाति की संरचना की। मैं मनु के बारे में केवल यह और कहना चाहूंगा कि विचार की दृष्टि से यह बात गलत और इरादतन दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके लिए ब्राह्मण गलत हो सकते हैं और मैं बिना किसी संकोच के यह कह सकता हूँ कि वे भी, लेकिन गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदायों पर जाति प्रथा थोपना उनके बूते के बाहर की बात थी। अपने इस प्रकार के दर्शन द्वारा हो सकता है उन्होंने अपने ही तरीके से इस प्रक्रिया को पनपने में मदद की हो, लेकिन अपनी क्षमता से वे अपनी योजना कार्यान्वित नहीं कर सकते थे, फिर चाहे कोई कितना भी गौरवशाली और कठोर ही क्यों न हो। अपने तरीके से समाज को चलाने में यह प्रशंसित तो हो सकता है, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। मेरी की गई आलोचना की तीव्रता अनावश्यक लग सकती है,
लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यही सच है। पुरातन पंथी हिंदुओं ने मन में ऐसी दृढ़ धारणा की कि हिंदू समाज किसी तरह जाति प्रथा की प्रणाली में ढल गया है तथा यह संस्था शास्त्रों द्वारा बनाई गई संस्था है। ये भरोसा केवल विद्यमान ही नहीं है बल्कि उसे इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया जाता है। शास्त्रों से जन्मी यह स्थिति सुखद हो सकती है क्योंकि शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मैंने इस प्रकृति की विसंगतियों की तरफ इस आधार पर ही ध्यान नहीं दिलाया है कि वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक सामान्यताएं थोप दी गई। ना ही मैं उन सुधारकों के पक्ष में हूं जो उसके खिलाफ है। यह प्रथा उपदेशों से बड़ी है और ना ही उपदेश इसे उखाड़ सकते हैं। मैं इस प्रकृति की नीरसता बताना चाहता हूं जिसने धार्मिक प्रतिबंधों को वैज्ञानिक कहकर ओढ़ रखा है। भारत में जाति प्रथा के प्रचलन के निराकार में व्यक्ति पूजा का सिद्धांत ज्यादा लाभदायक प्रमाणित नहीं होता। संभव है कि पश्चिमी विद्वानों ने व्यक्ति पूजा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, किंतु उन्होंने अन्य दूसरी व्याख्याओं को आधार बना लिया जिसके अनुसार भारत में जिन मान्यताओं ने जाति प्रथा को जन्म दिया वे कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, व्यवसाय। दूसरा, विभिन्न काव्याली संगठनों का प्रचलन। तीसरा, नई धारणाओं का जन्म। चौथा, संकर जातियां। अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वे मान्यताएं अन्य समाजों में विद्यमान नहीं है और क्या भारत में ही उनका वह रूप देखने को मिलता है? अगर वे भारत की विशेषताएं नहीं हैं और पूरी दुनिया में एक जैसी हैं, तो फिर उन्होंने भूमंडल के किसी दूसरे भाग में जातियां क्यों नहीं बना ली? क्या इसकी वजह यह है कि वे देश वेदों की भूमि की तुलना में ज्यादा पवित्र है या विद्वान गलती पर है? मैं ऐसा सोचता हूं कि बाद की बात में ज्यादा सच्चाई है। बहुत से लेखकों ने किसी न किसी मान्यता के आधार पर अपनी अपनी विचारधारा के समर्थक में उच्च सैद्धांतिक मूल्यों के दावे पेश किए हैं। कोई विवशता जाहिर करते हुए कहता है कि गंभीरता से देखने पर यह मालूम होता है कि ये सिद्धांत उदाहरणों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है कि इसमें महानता का कुछ सार ना होते हुए भी महान नाम जुड़े हुए हैं। सर डेंजिल इबटसन, नेस्फील्ड, शनार और सर एच रिजले का भी यही सिद्धांत है। इसकी आलोचना करते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि यह लीक पीटने का प्रयत्न है। नेस्फील्ड अपना उदाहरण पेश करते हैं। सिर्फ कार्य ही वह आधार है जिस पर भारत की जातियां को पूर्ण प्रथा का निर्माण हुआ, किंतु उन्हें यह साबित करना होगा कि इस कथन से हमारी जानकारी में किसी भी प्रकार से बढ़ोतरी नहीं करते, जिसका सार यही है कि भारत में जातियों का आधार केवल व्यवसाय मात्र तथा वह स्वयं में एक लचर दलील है। हमें नेस्फील्ड से इसका उत्तर चाहिए कि यह किस प्रकार हुआ कि अलग अलग व्यवसायी वर्ग अलग अलग जातियां बन गई। मैं दूसरे निर्जाति वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर सोच विचार करने के लिए अधिक प्रसन्न होता अगर यह बात गलत होती कि नेस्फील्ड का सिद्धांत एक अजीब प्रकार का